हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो एचटेट है उसके लिए दोबारा से रिवीजन शुरू करते हैं, जिसमें हम सभी जो रिवीजन है वो जो रियल पेपर है उन्हीं से करेंगे। आई होप अभी तक आपने जो साइकोलॉजी है, जो बुक से जो भी तैयारी की है वो आपकी अच्छे से हो गई होगी, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है अब नज़दीक ही है। एटलीस्ट लेवल के जो पेपर हैं जिसमें साइकोलॉजी आती है, हमें पता है 30-30 नंबर की, उसके सभी क्वेश्चनों को करेंगे। क्योंकि हमें अगर हम लेवल देखेंगे, अगर आप पीजीटी का कर लोगे तो आपको पीआरटी का बिल्कुल आसान लगेगा, इसलिए आपको सभी पेपर अच्छे से करने चाहिए। तो मैं भी आपको सभी पेपर करवाऊंगी और उसके साथ साथ आपको जो भी मुश्किल जो कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पेपर रहेगा ये रहेगा 2016 का रहेगा और पीजीटी का रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम करेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से अपना इसको क्लियर कर सकते हो। तो दोनों जो पेपर है वो आपको पता है बाइलैंग्वेज होता है, और इसमें मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी साथ में दोनों चीज़ें करेंगे ताकि हमें समझने में मुश्किल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जो सतत है, जिसको हम कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा है कि उसका क्या एम्स या क्या मोटिव है। तो पहला है, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तो सीसीई का मतलब क्या है? सीसीई होता है कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। इसमें हम बच्चे की जो गतिविधियां हैं, जो फिर उनका एकेडमिक लेवल है, उन सबको हम ओवरऑल इसमें बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं। तो जो मूल्यांकन है उसमें हम क्या करते हैं, इस मूल्यांकन में हम जो उसकी शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का हम इसमें इवैल्यूएशन करते हैं। सभी पक्षों का इसमें आ जाएगा। इसलिए तो केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना बिल्कुल नहीं, केवल शब्द आते ही तो आपको काट देना है, क्योंकि ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना हो सकता है। आगे देखते हैं, केवल ये फिर केवल आ गया, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना। ये नहीं कि ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे हम, उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटी में उनका क्या पार्टिसिपेशन है, गेम्स में कैसा है, ये सब हम ओवरऑल लेकर चलते हैं इसमें बच्चे को। केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना भी नहीं। तो इसमें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, इसको आप देखते ही कर सकते हो, क्योंकि केवल 3 टैग वर्ड्स हैं। हमें कैसा पॉजिटिव छाटना है, तो इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। सेकंड है, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? किशोर जो कि किशोर अवस्था में बच्चे के मतलब संवेगों के विषय में कौन सी बात गलत होगी? पहला है कि संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, या संवेग स्थायी होता है, प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है, या संवेग बाह्य उद्दीपों से जागृत होता है। तो इसमें पूछा है कि गलत कौन सा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्या पूछा गया है। जो हमारी इमोशन है, इमोशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, संवेग अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही है। हम संवेगों को किससे, अधिगम से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। संवेग स्थायी होता है, प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है, ये भी बिल्कुल है। आपको पता है कि मैकडूगल ने जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो उसमें 14 संवेगों के साथ एक भावना को जुड़ा हुआ उन्होंने बताया है। आपने अगर उनकी जो थ्योरी है वो की हुई हो तो उसमें उन्हें 14 जो संवेग बताए हैं उनके साथ हमेशा एक भावना जुड़ी हुई बताई है। तो उनको आप अच्छे से क्लियर कर लेना, वहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्रत्येक संवेग से एक भावना जुड़ी होती है, और संवेग बाह्य उद्दीपों से जागृत होता है, बिल्कुल होता है। अगर कोई किसी को थप्पड़ मारता है तो आपको पता है, कोई भी आपको बगैर किसी वजह से थप्पड़ या चाटा लगाता है तो आपको तुरंत उसका रिएक्शन होता है, आपके अंदर भी संवेग उत्पन्न होते हैं। तो ये बाह्य उद्दीपों से जागृत होता है। तो गलत क्या है, संवेग कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, वो कुछ समय के लिए होते हैं और फिर हम इंसान है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें गलत रहेगा, संवेग स्थायी होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनका मतलब क्या मीनिंग है? तो अधिगम प्रतिफल, अधिगम के फलस्वरूप हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब ये है, लर्निंग के बाद हमारी जो आउटकम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो क्या आते हैं। तो सबसे पहला है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अधिगम के प्रतिफल का तात्पर्य है, या फिर शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन, या फिर पाठ्यवस्तु का पूर्ण होना। तो इसमें से आपको ध्यान देखना, आपको सभी चीज़ें बच्चे से रिलेट करके करनी है। तो अधिगम किससे जुड़ा होता है? बच्चों से। और बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग से सीखते हैं, और उससे क्या होता है, उनके जो व्यवहार है उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अधिगम का प्रतिफल होता है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन जरूरी नहीं, वो कर सकता है,
लेकिन अधिगम से करेगा ये ज़रूरी नहीं है। ये हमें बालक के जो लर्निंग को बालक के तहत जो लेके चलना है, तो इसलिए बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, अधिगम कहलाता है। और वो क्या होता है, स्थायी परिवर्तन को हम जो परमानेंट चेंज होता है उसको मानते हैं। जैसे कि नींद नहीं आई बच्चे को, या फिर उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो रखा है, तो ये सब जो होते हैं ये हमारे लर्निंग के फलस्वरूप इसको जो चेंज आते हैं उसमें काउंट नहीं करते। लर्निंग के फलस्वरूप जो चेंज आते हैं वो हमारे परमानेंट होने चाहिए और स्थायी होने चाहिए, जिससे कि वो बच्चे में रहें। फिर नेक्स्ट है, फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। तो एडोलसेंस में कौन सा सोशल डेवलपमेंट का क्या नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट है अपने व्यय समूह का एक सक्रिय सदस्य होना, एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। बिल्कुल ये सही बात है, किशोरावस्था में यहाँ पे नहीं पूछा है। आपको पता है जो किशोरावस्था में जो फ्रेंड्स हैं उनका जो पीयर ग्रुप है वो बहुत ही एक्टिव होता है, और उसमें वो अपने पीयर ग्रुप्स की ही ज़्यादा मानते हैं बच्चे किशोरावस्था में, जबकि माता पिता की कम मानते हैं। नेक्स्ट है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। बिल्कुल किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, अट्रैक्शन। मैत्री संबंधों में भारी कमी होना, विशिष्ट रुचियों में विस्तार होना, एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। ये भारी कमी होना ये गलत हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा लक्षण नहीं है, लेकिन मैत्री संबंधों में कमी नहीं आती बल्कि हाई होते हैं। जो उनका जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, किशोरावस्था में वो कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं, या फिर देवी देवताओं की बात करें। तो यहाँ पे पूछा है कि हम जो बच्चे हैं उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास अच्छे तरीके से, मतलब किस चीज़ का प्रभाव उनके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई बच्चे हैं वो ज़्यादातर टीचर्स को फॉलो करते हैं, वो टीचर्स का जैसा व्यवहार होगा वैसा ही वो करेंगे। तो इसलिए जो टीचर होते हैं उनको ही अपना जो आचरण है एज ए गुड टीचर के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि उनको फॉलो करते हैं और उन्हीं से बच्चे सीखते हैं। तो स्वयं पर आचरण करके बार बार मूल्यों की बात करने से कोई भी नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा बच्चों में। स्वयं उन पर आचरण करें, स्वयं वे आचरण नहीं करेंगे, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं, तो ये स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाएं। तो यहाँ पे होगा, अगर जो अध्यापक है स्वयं नैतिक मूल्यों का फॉलो करेगा तो बच्चों के अंदर भी क्या होगा, वो नैतिक मूल्य आएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इनमें से सबसे बेस्ट चुनना था हमें, तो बेस्ट यही है। टीचर्स को खुद फॉलो करना चाहिए ताकि टीचर्स को देकर बच्चे कुछ सीख जाएं। तो महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाने से भी नैतिक मूल्यों का विकास होता है, लेकिन जितना टीचर्स फॉलो करती है, टीचर्स को बच्चे फॉलो करते हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, शिक्षक का, माता पिता का, सगे साथियों का, या फिर चलचित्रों का। आपको पता है किशोरावस्था में बच्चे अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा मानते हैं, ना माता पिता की मानते हैं, ना अध्यापक की मानते हैं। तो इसमें किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा व्यवहार पर व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, अपने पीयर्स ग्रुप्स का। ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी आपका बच्चा किशोरावस्था में चला जाए तो आपको उसको ध्यान रखना है कि आपका जो आपके बच्चे का जो पीयर ग्रुप्स है, आपके फ्रेंड्स है, वो कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं, या फिर किस तरह के व्यवहार करते हैं। तो आपको बिल्कुल, अगर आपके बच्चे को आपको अच्छे से जो मूल्यों का विकास करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो पीयर ग्रुप्स है उसका किशोरावस्था में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, निर्मितवादी कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो जो निर्मितवादी जो कक्षा कक्ष होता है वो हमारी जो स्ट्रक्चरलिज्म जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो बच्चे हैं खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो निर्मितवादी कक्षा कक्ष में, और इसकी विशेषताएं भी इसी तरह की होंगी। तो चलिए देखते हैं इनके ऑप्शन को। छात्रों द्वारा प्रयोग की गई योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना, छात्रों का द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। तो इसमें बच्चे छात्र स्वयं कर रहे हैं, ये हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञान वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक और पूर्ण है। नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सल एंड कंप्लीट। कभी भी जो नॉलेज है वो पूर्ण नहीं होता है हमारा, ये आपको पता है, हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है। अधिकाधिक ज्ञान छात्रों को स्थानांतरित करता है, छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं।
तो यहाँ पे जो अध्यापक का काम बिल्कुल ही कम होता है। यहाँ पे बच्चे स्वयं सीखते हैं निर्मितवादी। जो कक्षा कक्ष होती है उसमें तो उसमें छात्र जो अध्यापक है उसमें अध्यापक का कुछ भी रोल नहीं होता, वो सिर्फ हेल्प करता है, ना अपना ज्ञान बच्चों में ट्रांसफर करता है। बच्चे खुद करके सीखते हैं। इसमें छात्र सही उत्तर को तलाशते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें सही बेस्ट ऑप्शन फर्स्ट है। छात्रों का द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, फिर निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे कि खाना लेना या लिखना। इस विकास का कारण क्या है? वंशानुगत व्यवहार, विकासात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार या सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें किशोर जो क्या कर रहा है, किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे कि खाना लेना, वो शुरू से ही बाएं हाथ से करता है। तो इस विकास को हम क्या कहेंगे? इस विकास को हम कहेंगे कि उसका जो विकास है ऐसे ही तरीके से हुआ है। तो इसको बोलेंगे उसका जो डेवलपमेंटल बिहेवियर है ऐसा ही। तो ये इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वंशानुगत तो जो उसको हेरिडिटी में अपने माता पिता से मिलता है वो वंशानुगत व्यवहार होता है। तो इस तरह से जैसे माता व्यवहार करती है, अगर लड़की भी वैसे ही व्यवहार करना सीख जाए, तो जैसे हम बोलते हैं कि ये तो मम्मी पे गई है, तो वो सब चीज़ें किस में आएंगी? वंशानुगत व्यवहार में आएंगी। लेकिन जो शुरू से उसने जो काम सीखा है, जैसे कि उसके मम्मी पापा तो दाएं हाथ से खा रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है वो बाएं हाथ से करा, तो उसने ऐसे ही उसका जो विकास है वो हुआ, तो उसको बोलते हैं विकासात्मक व्यवहार। तो नेक्स्ट है हमारा, किशोरों के साथ विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? किशोरों के साथ और विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? यहाँ पे पूछा क्या उचित नहीं है। आलोचनात्मक उपागम, यहाँ पे किशोरों के साथ व्यवहार करना है और करना है हमें कार्य करना है असमायोजित किशोरों के साथ। तो आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्रहित उपागम या फिर आदर्श उपागम। जो क्रिटिकल जो अप्रोच होगी वो सही नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही असमायोजित किशोर हैं। मतलब समाज में अभी उनका जो समायोजन नहीं हुआ है, वो समाज के तौर तरीके अच्छे से नहीं सीख पाए हैं, और इस वजह से हम उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं शुरू से ही, तो वो उनके लिए सही नहीं होगा। फिर उनका जो विकास है वो अलग दिशा में चला जाएगा, तो उनके अंदर हीन भावना पैदा होगी और वे गलत तरीके से ले लेंगे चीज़ों को। इसलिए हमें जो कार्य करते समय यहाँ पे नहीं पूछा है, तो हमें जो क्रिटिकल अप्रोच है उसको नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि हम प्रजातांत्रिक उपागम अपना सकते हैं कि उनको खुली छूट दे सकते हैं कि बेटा आप कैसे भी करो, लेकिन ये काम करना सीखो। फिर संग्रहित उपागम, कलेक्टिव अप्रोच, आदर्श उपागम, आइडियल अप्रोच, खुद से मतलब ऐसा आइडियल बन जाए कि बच्चा अपने खुद से आपको देखकर ही वो वैसा ही व्यवहार करना सीख जाए। तो इस तरह से हम जो किशोर है उनके साथ क्रिटिकल जो अप्रोच है वो नहीं अपनानी चाहिए हमें, जो असमायोजित किशोर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है? आपको पता है जो थॉर्नडाइक है उन्होंने अधिगम के नियम दिए हैं, लर्निंग की जो थ्योरी है वो दी है, जिसमें उन्होंने 3 प्रमुख नियम दिए हैं। तो यहाँ पे जो प्राथमिक नियम दिए हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है, तो यहाँ पे पता है जो उसने 3 तो प्राथमिक नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो इसमें से जो 3 रहेंगे, जो प्राथमिक नियम रहेंगे वो रहेंगे अभ्यास का लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, और एक रहेगा प्रभाव का नियम जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक है वो रहेगा अभ्यास का नियम। ये बाकी सभी गौण नियम है, सादृश्य का नियम जिसको लॉ ऑफ एनोलॉजी बोला जाता है, फिर लॉ ऑफ एसिमुलेशन और लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे सादृश्य का नियम, इन सबको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। जब भी आगे आएंगे तो हम धीरे धीरे इनको भी सीख लेंगे। तो इसमें जो अभ्यास का नियम क्या है, बच्चा अगर बार बार अभ्यास करेगा तो चीज़ों को वो सीखेगा। जो जिस बच्चे को नहीं आती अगर वो बार बार वही चीज़ करेगा तो उसमें परफेक्ट हो जाएगा उस कार्य में। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहती है थॉर्नडाइक की। तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बालक का सृजनात्मकता का स्तर औसत है। यहाँ पे क्रिएटिविटी है जो उसकी वो हाई औसत है, एवरेज है, लेकिन जो अकेडमिक उपलब्धि है, जो उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो जैसे कि नंबर है उसके सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन क्रिएटिव वर्क में वो एवरेज है। तथा सामाजिक विकास का स्तर कमजोर, और सबसे जो वीक है वो किस में है? सोशल डेवलपमेंट में है। वह लोगों से बात करने में हिचकता है, नए लोगों से मिलने में हिचकता है। ये सब चीज़ें उसके अंदर इन सब चीज़ों की कमी है। तो यह उदाहरण किसका है? अंतर्वैयक्तिक अंतर का या अंतरावैयक्तिक अंतर का, या फिर व्यक्तिक अंतर, मापन योग्य व्यक्तिक अंतर। तो इसमें से कौन सा होगा? तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक इंटर एक इंट्रा। तो जो इंटर होता है वो दूसरों से रिलेटेड होता है और जो इंट्रा होता है वो खुद से रिलेटेड होता है। तो इसमें बच्चा खुद से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें बच्चे से, तो ये किससे होगा? ये इंटर से होगा या इंट्रा से? तो ये बच्चे की इंटर से होगा। तो इसमें क्या होगा? इंटर
वो सॉरी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, ये उसका खुद का जो डिफरेंस है वो रहेगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। तो सेकंड इसका आंसर सही जाएगा। जो इंटर होता है वो दूसरों से रिलेटेड होता है, जो इंट्रा होता है वो खुद से रिलेटेड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसे अभिव्यक्ति वाले बच्चों के व्यवहार का क्या कहती हैं। तो मैं किसी की परवाह नहीं करता मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, तो ये क्या रहेगा उसका जो अस्वीकार्य जो स्थिति रहेगी, मतलब वो किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करता है, तो अस्वीकार करण रहेगा ये। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्रेशन में तो वो आक्रामक हो जाता है। डिफेंस में जो डिफेंस मैकेनिज्म की जो टेक्निक्स हैं वो सब आती हैं। तो इस तरह से आपको इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो जो एडोलसेंस में क्या जरूरी है, एसेंशियल है बच्चों के सहयोग देने के लिए, तो सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है किशोरावस्था में मोटिवेशन की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा, अभिप्रेरणा सबसे ज़रूरी रहेगी। मोटिवेशन, गलती निकालना, गलती तो हम किसी भी टाइम निकालते हैं और किशोरावस्था में अगर गलती निकालेंगे तो बच्चा डाइवर्ट हो सकता है, तो उस समय हमें उसको अच्छे जो काम है उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। आलोचना करनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। हम उसको अगर मोटिवेट करेंगे तो वो अपने आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, अनुवांशिकता का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है बालक के भावात्मक विकास में। तो आपको पता है जो अनुवांशिकता है वो किससे जुड़ी होती है, हेरिडिटी से जुड़ी होती है। और हेरिडिटी से हमारा जो शरीर है वो जुड़ा होता है। शरीर के अंदर जो हमारी बनावट है वो सब चीज़ें हैं, जैसे कि आँखें हैं, ये सब मम्मी पापा पे जाती हैं, जो हमारी शक्ल है वो जाती है, तो ये बालक के शारीरिक विकास से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है और उसके पिता ने अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ क्या है, तो इसमें क्या है, वो कठिन परिश्रम का खुद से कर रहा है ना, तो उसको माता पिता ने कहा, लेकिन ऊपर से मम्मी या पापा ने भी बोल दिया कि अगर अच्छे नंबर आए तो हम आपको क्या देंगे, मोटरसाइकिल देंगे। तो उन्होंने ये भी प्रॉमिस कर दिया। तो इसमें क्या होगी, बच्चा पहले खुद से मोटिवेटेड था, वो अंदर रूप से अगर बच्चा खुद से मोटिवेट है तो वो आएगा हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर। तो ये फर्स्ट, और जो बाह्य रूप से जो अभिप्रेरित कर दिया उसके मम्मी पापा ने कर दिया, तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो मोटिवेशन दोनों इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है, विवाहकों और अध्यापकों द्वारा किशोर से व्यवहार का सर्वोत्तम विधि क्या है। किशोरों से व्यवहार की, किशोर या किशोरियों से व्यवहार करने की सबसे जो अच्छी विधि होती है वो डेमोक्रेटिक होती है। खुलकर बच्चे को छूट देनी चाहिए, उसके विचार भी सुनने चाहिए और अपने विचार भी उनके सामने रखने चाहिए। तो प्रजातंत्र की आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। एक होते हैं जो परीक्षण होते हैं वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के होते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो होते हैं उनमें विश्वसनीयता होती है, वो रिलायबल होते हैं। तो क्या कौन सी विशेषता नहीं है, यही पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्वसनीय होते हैं बिल्कुल, वस्तुनिष्ठता भी होती है उनकी, वैधता भी होती है, लेकिन सब्जेक्टिविटी नहीं होती है उनमें। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, कि उनमें बायसनेस नहीं होता है कि ये कोई भी दूसरा टीचर अगर पेपर चेक करता है तो उसके हिसाब से उसका आंसर पर फर्क पड़ता है। जैसे कि जो सब्जेक्टिव हम पेपर देते हैं उसमें टीचर्स टू टीचर डिपेंड करता है कि नंबर 1 या 2 कम हो जा सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिक्स है तो वो ज़्यादा नंबर भी काट लेता है, तो वो होता है सब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठता होती है वो। लेकिन जो वस्तुनिष्ठता होती है उसमें भाई आपको पता है ऑप्शन में इसका आंसर सेम है, यही सही है, तो उसमें अगर आपने सही किया है तो नंबर पूरा मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, एग्जाम चेक करने वाला कोई भी टीचर हो। तो इसलिए वो वस्तुनिष्ठता, तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव वाले का तो एक ही आंसर होता है, तो इसलिए उसमें वस्तुनिष्ठता होती है और वैधता भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वस्तुनिष्ठता नहीं है, यही पूछा था। 18 है, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि होती है, शैक्षिक लब्धि होती है, सांवेगिक लब्धि होती है या फिर आध्यात्मिक लब्धि होती है। तो उनमें क्या होते हैं, उनमें जो EQ है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो समायोजित होते हैं। और EQ क्या होता है, इसको बोलते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस। तो EQ होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बुद्धि से ही जुड़ी होती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट वो जॉन मेयर और पीटर सोल्वे ने दिया था, लेकिन इसको आगे ले जाने का काम जो ये दिया था जॉन मेयर और पीटर सोल्वे ने। आपको याद रखना, पीटर सोल्वे ने दिया था
और इसको आगे ले जाने का काम किया था, मतलब इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था डेनियल गोलमैन ने। आपने पढ़ा भी होगा बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में, तो डेनियल गोलमैन ने इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? EQ, जिसको हम सावेगिक उपलब्धि भी बोलते हैं, और इसको ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड रहेगी, आपको पता है। नेक्स्ट है समेकित शिक्षा से तात्पर्य क्या है? इंक्लूसिव जो एजुकेशन आपको पता है, इसमें हम सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को सामान्य कक्षा कक्ष में पूरा करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विभिन्न कक्षा कक्ष में पूरा करना, फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को विशिष्ट कक्षा कक्ष में पूरा करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को घर पर निर्देशन देकर पूरा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्य कक्षा कक्ष में हमें पूरा करना होता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उनको जनरल क्लासरूम में। नेक्स्ट है एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है। एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी, जिससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, पाठ्यवस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, पाठ्यवस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, इससे समय की बचत होती है। तो शिक्षक को क्यों सीखने चाहिए? जो उनके जो लर्निंग के जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको क्यों सीखना चाहिए? इससे बच्चे को क्या करने में आसानी होती है? सरल तरीके से समझाने में, पाठ्यवस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, वो कहलाती है। ये हमने पीछे कर लिया है क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किशोर अवस्था में कौन सी चीज़ होती है जो बच्चों के लिए जरूरी होती है, बहुत जरूरी चीज़ है, तो वो होता है मोटिवेशन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा। तो हम अभिप्रेरणा की ये डेफिनेशन दे रखी है ऊपर। अभिप्रेरणा क्या है? वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्त करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। आपको याद रखना है। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो अच्छे से तो आप क्वेश्चन निकाल लेंगे। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वह है। अधिगम केंद्रित उपागम, दो उपागम होते हैं, आपको पता है, एक टीचर सेंटर होता है और एक चाइल्ड सेंटर होता है, और जो हमारा ज़्यादातर जो उपागम हम चाइल्ड सेंटर लेकर ही चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि जो टीचर सेंटर होता है उसके सामान्य संबंध में कौन सा गलत है? यह अधिगमकर्ता की योग्यताओं, क्षमताओं और अधिगम शैली का ध्यान रखता है। यह अन्वेषण, अवलोकन और खोज के महत्व पर बल देता है। यह अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल देता है। यह अनुभवजन्य अधिगम, समस्या समाधान, संप्रदाय मानचित्र, सृजनशील लेखन जैसी विधियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, कौन सा है? यहाँ पे अधिगमकर्ता का मतलब है यहाँ चाइल्ड सेंटर ही हो गया। तो चाइल्ड सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अन्वेषण भी आता है, अवलोकन, खोज, ये भी होता है, यह अनुभवजन्य से रिलेटेड है। लेकिन अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण पर बल नहीं देता, जो चाइल्ड सेंटर होता है। ये जो अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता को स्थानांतरण पर बल देता है, जो हमारा टीचर सेंटर जो मेथड होता है वो। नेक्स्ट है संगणना असक्तता समस्या संबंधित है शुद्ध बोलने से, गलतियों के बिना लिखने से, या फिर सही सूचना सुनने से, गणितीय गणनाओं से। आपको जैसे आप हिंदी में देखते हो तो संगणना, आपको एक बार जो वर्ड हिंदी में समझ में नहीं आए को इंग्लिश में जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिसकैलकुलिया, और डिसकैलकुलिया से देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए जो तीन जो अधिगम जो समस्याएं हैं वो आती है हमारे पेपर में। एक आती है डिसकैलकुलिया, एक डिसलेक्सिया आती है, और एक डिसग्राफिया आती है। जो डिसकैलकुलिया है वो तो हमारी रिलेटेड होती है गणितीय गणनाओं से, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। डिसलेक्सिया होती है जो रीडिंग से रिलेटेड, जो हमारी डिसेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड होती है। और जो डिसग्राफिया होती है वो हमारी होती है जो राइटिंग से संबंधित, जो बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी होती है उससे संबंधित। आई होप आपको क्लियर हो गया। तीनों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, या फिर पीआरटी का हो। ये फ्री का नंबर अगर आपको याद है तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? जो क्रिएटिव बालक होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? एल्बोरेशन, विस्तारता, मतलब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच सकता है, उनके बारे में ज़्यादा बोल सकता है, उनके बारे में अलग अलग तरह के कंसेप्ट बता सकता है, बिल्कुल सही है। मौलिकता भी, ओरिजिनलिटी भी होती है उसके अंदर। विशुद्धता नहीं होती, यहाँ पे विशुद्धता जो है वो नहीं होती है। और नवीनता भी होती है, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है जो क्रिएटिविटी जो बच्चा होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवधि में होता है? यहाँ पे देखो पियाजे ने जो चार अवस्थाएं दी है। सबसे पहले होगी सेंसरी मोटर, दूसरी होगी प्री ऑपरेशनल,
तीसरी होगी द कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथी होगी हमारी फॉर्मल ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो सेंसरी मोटर है उसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, आपको पता है, सेंसेस के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पे पूछा सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास के निमित्त में कौन सी अवस्था? तार्किक विचार लागू करने में। तो यहाँ पे सभी श्रेणी, तो ये कौन सी अवस्था होगी? ये होगी उसकी, तो ये कौन सी अवस्था होगी? ये होगी उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, क्योंकि जो इसमें बच्चा है जो थॉट्स है वो लॉजिक के साथ कर रहा है और जो समस्या है उनको तार्किक रूप से विचार कर रहा है। जो अमूर्त चीज़ों पर हम विचार करते हैं वो औपचारिक जो क्रियात्मक अवधि है उसी में जाता है, लेकिन जो कंक्रीट जो हमारी ऑपरेशनल जो पीरियड होता है उसमें हम सिर्फ मूर्त जो दिखाई देती हैं जो चीज़ें जो मूर्त होती हैं उन्हीं के ऊपर हम जो थॉट्स हैं वो करते हैं, लॉजिकल थॉट्स करते हैं। तो जो समस्याओं पर जो तार्किक विचार है वो हम करते हैं औपचारिक क्रियात्मक अवधि में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उनकी योग्यताओं का आंकलन होना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं तो उनके पूछा है कि पूरा करने में कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है, कौन सा प्रोविजन स्टेबल नहीं है। उनकी योग्यताओं का आंकलन होना चाहिए, उपयुक्त सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, व्यक्तिपरता अनिवार्य करना, मेकिंग इंडिविजुअलाइजेशन नेसेसरी। तो बच्चे को एक एक के ऊपर ध्यान देना, उनकी योग्यताओं का आंकलन करना, भाई इस बच्चे को यहाँ तक आता है या फिर और इसको इतना और सिखाना है, हमें उपयुक्त सुविधा उनको प्रोवाइड करना, भाई आप इससे ये चीज़ पूरी कर लो, ये जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, तो ये सुविधा और सामग्री उपलब्ध कराना भी इसके अंदर आता है। लेकिन जो उपयुक्त नहीं है वो उन्हें चिन्हित या फिर लेबल करना, कि बच्चे को लेबलिंग नहीं दे सकते हम कि आप तो सीख ही नहीं सकते, आप ऐसे हो, आप ये हो, तो हम लेबल नहीं लगा सकते किसी भी बच्चे पर। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? विभेदीकरण, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इमोशंस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो जो संवेगों का जो बच्चे में आ जाते हैं वो शैशवावस्था के दौरान ही हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही सबसे पहले क्या करता है? रोता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो संवेग है वो बच्चे में शैशवावस्था के दौरान ही आ जाते हैं। विकास सामान्यतः सिर से पाँव की तरफ अग्रसर होता है। विकास का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दो तरह के विकास आते हैं, आपको याद रखना है। सिर से पैर की तरफ, तो सिर से पैर की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं सिफेलोकोडल, और जो प्रोक्सीमोडिस्टल होता है उसमें क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ होता है। ये दोनों जो विकास है वो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना। अगर बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो उसको बोलेंगे सिफेलोकोडल, और बच्चे का विकास चेस्ट से बाहर बाजुओं की तरफ या फिर अन्य शरीर के भागों की तरफ हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्रोक्सीमोडिस्टल। नेक्स्ट है, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक हैं जो मूर्त अनुभव प्रदान करता है। उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करने और निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। तो विवेचनात्मक चिंतन जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें क्या करता है बच्चा? विश्लेषण करता है, मूल्यांकन भी करता है और उचित निष्कर्ष भी निकालता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति उपयुक्त नहीं? यहाँ पे नहीं पूछा है भाई, कौन सी विधि समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा बच्चे के जो सोशलाइजेशन है उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है पूछा। प्रत्यक्ष शिक्षण, डायरेक्ट टीचिंग, तादात्म्यकरण या प्रजातंत्रीय अनुशासन या फिर अति संरक्षण। तो इसमें कौन सी विधि सही नहीं है? तो समाजीकरण के लिए आपको पता है जो हमारा डेमोक्रेटिक मेथड है वो सबसे बेस्ट होता है, तो लेकिन यहाँ पे उपयुक्त नहीं है पूछा है डायरेक्ट टीचिंग तादात्म्यकरण। लेकिन जो अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन हमारा ठीक नहीं रहेगा। इन तीनों में देखा जाए तो ये सबसे अनुपयुक्त विधि रहेगी, ओवर प्रोटेक्शन। तो ये अति संरक्षण इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप ऐसे ही धीरे धीरे सभी एग्जाम्स को जो पेपर है उनको करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं आ रही, आपके साथ के साथ कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं उसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू सो मच।